नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। जोहर झारखंड की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। बड़ी खबर गुमला से है, जहां नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान में बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने बिशनपुर प्रखंड के गुरदरी में पहाड़ के खो में छिपाकर रखे गए विस्फोटकों का जखीरा बरामद किया है। पुलिस ने भारी मात्रा में जिलेटिन वायर भी बरामद किया है। नक्सलियों ने यह विस्फोटक छिपाकर रखा था। इससे पहले भी इसी इलाके में गिरफ्तार जोनल कमांडर सुदर्शन भूइया की निशानदेही पर हथियारों की बड़ी खेप जब्त की गई थी। और 10 लाख के इनामी नक्सली सुरेश सिंह मुंडा के सरेंडर करने पर चाईबासा पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा और जिला उपायुक्त अनन्य मित्तल ने फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। आपको बता दें कि मंगलवार को 10 लाख रुपए के इनामी नक्सली जोनल कमांडर सुरेश सिंह मुंडा और 2 लाख रुपए के इनामी एरिया कमांडर लोद्रो लोहरा उर्फ पुलिस सुभाष ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। दोनों 1 करोड़ रुपए के इनामी कुख्यात मिसिर बेसरा उर्फ सागर दस्ते के सक्रिय सदस्य रहे हैं और दोनों कोल्हान पोड़ाहाट के दुरू जंगली पहाड़ी क्षेत्रों में सक्रिय सदस्य थे। और सुरेश सिंह मुंडा के खिलाफ रांची और पश्चिमी सिंहभूम जिले के विभिन्न थानों में कुल 67 कांड दर्ज हैं। वहीं लोद्रो लोहरा उर्फ सुभाष के विरुद्ध खूंटी और पश्चिमी सिंहभूम जिले के विभिन्न थानों में 54 कांड दर्ज हैं। लोग जैसे नीचे के लोग को दबा करके रखा जा रहा है, इसलिए मैं सभी जितने भी मेरा दोस्ती यारी हैं उन सभी तमामों को यही कहना चाहता हूं कि मुख्य धारा में आवे और सरकार के साथ जो विकास के काम पर जुड़कर अपना काम पर हाथ बढ़ाए। ये लोग कहीं ना कहीं कृषि में इन्वॉल्व हैं और घर परिवार इनका है। हम लोगों ने इनसे यही आग्रह किया है कि सभी तरीके की सरकारी योजनाओं से जुड़े स्किल ट्रेनिंग इत्यादि या फिर कृषि में टपक सिंचाई या फिर सोलर इरिगेशन की जो भी योजनाएं आज की तारीख में सरकार के द्वारा दी जा रही हैं, साथ ही साथ पेंशन योजना इत्यादि, हमने इनसे आग्रह किया है कि इन सभी से जुड़े। कल इन दोनों ने आत्मसमर्पण किया है। आज न्यायिक प्रक्रिया के तहत इनको न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष इनको प्रस्तुत किया जाएगा। हम लोगों ने ओपन जेल के लिए इनका अनुशंसा किया है, तो कुछ दिनों के बाद जैसे हम लोग को संकल्प के तहत जैसे अनुमति मिलेगी, हम लोग इन लोगों को ओपन जेल भेजेंगे। राजधानी रांची के मोरहाबादी इलाके में उस समय सनसनी फैल गई जब एक व्यक्ति का शव मिला और वो शव पेड़ से झूलता हुआ बरामद किया गया। मृतक के पुत्र सोनू ने बताया कि उसके पिता श्याम देव कुमार बिहार के दानापुर के भेटा में रहते थे और 3 दिन पहले ही परिवार से मिलने रांची पहुंचे थे। उसने घर में झगड़े और तनाव जैसी किसी भी बात से इनकार किया और बताया कि सुबह उसके पिता घर से निकले थे और शाम में उनका शव पेड़ से झूलता हुआ पाया गया। मृतक के पुत्र सोनू ने बताया कि वो मोरहाबादी में स्टेडियम के पास जूस की दुकान चलाता है, जो फिलहाल पिछले कुछ समय से बंद है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। वादी में दुकान कौन चलाता था? हम ही चलाते थे। अभी 1-2 साल से अभी हम ही घर मतलब दुकान चलाते थे। तो अचानक ये सब कैसे? कुछ संपत्ति विवाद है क्या? नहीं, कुछ गांव में भी कुछ हम लोग कुछ नहीं सर, सब साफ है। हम लोग कोई दिक्कत नहीं था, पता नहीं एक भाई क्या हुआ नहीं हुआ कुछ समय। घर में भी सब चीज ठीक था। हम लोग गाँव में भी कुछ विवाद वैसा कुछ नहीं था। हम लोग लातू में रहते हैं। 1.5-2 साल से यहाँ से बाहर था। कल परसों आया है यहाँ पर और सुबह घर से निकला था जैसा उसका लड़का बता रहा था और फिर ये सुसाइड किया है। फिर हम लोग और क्या इसमें है जानने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, मोरहाबादी में इसका दुकान जो लंबे नहीं, इसका दुकान नहीं है। इसके लड़के का वो जूस या डावा का क्या दुकान है, इसका दुकान नहीं है। यूक्रेन में फंसे झारखंड के छात्रों का घर लौटने का सिलसिला लगातार जारी है। आज यूक्रेन से 4 छात्र रांची एयरपोर्ट पर पहुंचे। मेडिकल की पढ़ाई कर रहे इन छात्रों ने यूक्रेन में युद्ध की लड़ाई का मंजर और मौत के खौफ को बयां किया। साथ में यह भी बताया कि किस तरह तिरंगे ने भीड़ में उन्हें एक अलग पहचान दी और उनकी जिंदगी बचाई। अपने घर लौटे छात्रों ने बताया कि किस तरह उन्होंने कागज पर रंग भरकर भारतीय तिरंगे को आकार दिया और उसी झंडे को लेकर
आगे बढ़े। और इसी भारतीय तिरंगे के नीचे पाकिस्तान और नाइजीरिया समेत दूसरे देशों के छात्रों को भी नई जिंदगी मिली। यूक्रेन से पहुंचे छात्रों से बात की हमारे संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। यूक्रेन से छात्राओं का झारखंड लौटने का सिलसिला जारी है। अभी यहाँ पर रांची एयरपोर्ट पर श्रुति आई हैं, श्रुति से बात करेंगे, साथ में दबिश भी उनसे बात करेंगे कि श्रुति जिस तरीके से आप यहाँ पर पहुंची कितनी परेशानी हुई आपको? परेशानी तो हुई है क्योंकि बहुत दूर से आई हूँ मैं, मतलब डायरेक्ट फ्लाइट करके तो नहीं आई, मुझे पहले दूसरे कंट्री जाना पड़ा था, हंगरी गई, फिर वहाँ से मुझे फ्लाइट मिली यहाँ दिल्ली की। क्या आपने तिरंगा को खुद बनाया था, जो कहा जा रहा है कि तिरंगा खुद बनाया? मैंने तिरंगा खुद बनाया था। किस तरीके से बनाया? मैंने उसको मेरे पास पेपर थे और कलर से मैंने यूज करके वो फ्लैग बना लिया। दबिश आप बता रहे थे कुछ कि आपने पाकिस्तानियों की मदद की तिरंगे के? वो मेरे दोस्त के साथ थे, वो पाकिस्तानी, वो हम लोग तो रश में थे, गैदर थे, बहुत सारी भीड़ थी। पाकिस्तानियों के बारे में तो ज्यादा पता नहीं उनके बारे में, लेकिन हम लोग रश में थे, इस वजह से नहीं पता चला हम लोगों कि पाकिस्तानी रश में गए कि नहीं। जी जी, आपने मदद की उन लोगों की? जी जी बिल्कुल, मदद तो, और इंडियंस थे उन्होंने मदद की। किस बॉर्डर से आप आए? जी मैं रोमानिया बॉर्डर से आया हूँ, यूक्रेन रोमानियन बॉर्डर से आया हूँ। प्रियांशु, एक बात जो सामने आ रही है कि तिरंगा बहुत मदद कर रहा है यूक्रेन में। हाँ, क्योंकि वो हम रशिया से ऑर्डर मिला था कि अगर आप इंडियंस हो और आपको बॉर्डर क्रॉस करनी है तो आपको व्हीकल में आपके फ्लैग को लगाना पड़ेगा ताकि पता चल जाए कि इंडियंस है इसमें। आपने फ्लैग कैसे बनाया? क्रेयॉन से हमने ड्रॉ कर लिया था फ्लैग्स और हमने चिपका लिया था बसेस के हर साइड में। जो रांची आ रहे हैं, फ्लाइट से आ रहे हैं, बाकायदा कहानी को बयां कर रहे हैं कि किस तरह उन्होंने यूक्रेन के रोमानिया बॉर्डर पर, पोलैंड बॉर्डर पर परेशानी का सामना किया, लेकिन ये भी बताया कि तिरंगा किस तरह, ये कह सकते हैं कि हाथ बन के उनके सर पर वहां खड़ा था। तिरंगा ये बता रहा था कि हम आपके साथ हैं, कहीं आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तिरंगे की कहानी ये भी है कि तिरंगे ने पाकिस्तानियों की भी मदद की, दूसरे देशों के छात्रों की भी मदद की। कैमरामैन सर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। केंद्र सरकार की तरफ से ऑपरेशन गंगा के जरिए यूक्रेन में फंसे छात्रों को वापस लाया जा रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी प्रकोष्ठ स्तर पर एक टीम बनाई है जो यूक्रेन में फंसे छात्रों की जानकारी परिजनों से लेकर केंद्र सरकार से साझा कर रही है। बीजेपी ने इसको लेकर एक सूची जारी की है जिसमें अब तक 70 छात्रों से बात हुई है, जिसमें से 23 भारत आ गए हैं, जबकि 17 बच्चे रोमानिया में हैं, जबकि 6 हंगरी, 3 पोलैंड, 5 स्लोवाकिया और 3 खार्किव में फंसे हुए हैं। इसके बाद जो हम लोगों ने ये जो कार्य आरंभ किया है कि हम उन बच्चों के परिजनों से, माता पिता से मिलें, उनसे बात करें और उनको यहाँ आने में क्या दिक्कत हो रही है उसकी जानकारी लें। 70 सीरियल नंबर तक मैंने बात की और बात करने के बाद 1-to-1 उनके मोस्टली उनके फादर से मैंने बात की और उसमें जो डाटा सामने आए हैं उसमें 23 स्टूडेंट्स वापस इंडिया आ गए हैं। 17 बच्चे ऐसे हैं जो रोमानिया में हैं, 6 हंगरी में हैं, 3 पोलैंड में हैं, 5 स्लोवाकिया में हैं। झारखंड सरकार ने बजट से पहले परंपरा के मुताबिक विधानसभा में आज आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश किया। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने इस सदन के पटल पर रखा और सर्वेक्षण रिपोर्ट के जरिए वित्तीय वर्ष के अंदर होने वाले आर्थिक स्थिति में बदलाव की जानकारी दी गई। इसमें मुख्य रूप से आर्थिक विकास की दर और सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि की जानकारी शामिल है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य की वास्तविक जीएसडीपी में 9.5% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया था, लेकिन कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा असर पड़ा है। मैं झारखंड सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2021-22 एक प्रति सदन के पटल पर उपस्थापित करता हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2021-22 सदन पटल पर रखे जाने के पश्चात जनता में बिक्री के लिए प्राप्त हो। प्रश्न यह है कि झारखंड सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2021-22 सदन पटल पर रखे जाने के पश्चात जनता में बिक्री के लिए प्राप्त हो। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहे। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट की चर्चा करते हुए कहा कि कोविड काल की पहली लहर ने देश के साथ ही झारखंड की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित किया। झारखंड का जीएसडीपी 2020-21 में 4.7% से कम हुआ, जबकि भारत का 7.3% से कम हुआ। साल 2022-23 में स्थिर मूल्य पर 6.15% और वर्तमान मूल्य पर 10.72% बढ़ने का अनुमान है। वहीं वित्त मंत्री ने कहा कि अब तक बजट की 52% राशि खर्च हो चुकी है। पहले के मुकाबले बजट राशि के खर्च का आंकड़ा बेहतर है। अर्थव्यवस्था वर्ष 2020-21 कोविड-19 महामारी की पहली लहर और लॉकडाउन के बाद एक सुधार दिखा। कोविड-19 की पहली लहर और लॉकडाउन ने भारतीय अर्थव्यवस्था और उसके राज्यों की अर्थव्यवस्थाओं को बुरी तरह से प्रभावित किया। मेरे पास जो सूचना है 52% हो चुका है खर्च और महीना बाकी है। इसी महीने में फरवरी मार्च में ही खर्च ज्यादा होता है। फरवरी मार्च में ही ज्यादा खर्च होता है। अभी बाकी है, 52% हो चुका है अभी हमारा। हम पीछे नहीं है पिछले साल से, ये हम बताना चाहेंगे। अब वहां भी बोल रहे थे काहे को हम अपना उनको करेक्ट करने जाए। हम सीएम हेमंत सोरेन ने कल पेश होने वाले बजट को लेकर बयान दिया है। हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में नई उद्योग नीति, नई पर्यटन नीति और नई खेल नीति का फायदा राज्य को मिलेगा। उन्होंने कहा कि इन नीतियों से राज्य को विकसित करने में मदद मिलेगी। बजट को लेकर सीएम ने कल तक का इंतजार करने की बात कही। राज्य के लिए आने वाला समय एक बेहतर व्यवस्था की ओर संकेत कर रहा है। जो हम लोगों ने विगत, चाहे इंडस्ट्री पॉलिसी हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे टूरिज्म पॉलिसी हो, चाहे अन्य पॉलिसीज हम लोगों ने जिस तरीके से लाया है, बनाया है, कई लोगों ने सराहा है और इससे आने वाला समय में राज्य को आगे विकसित करने में एक अहम भूमिका होगी। कल बजट आएगा सर, क्या उम्मीद करे जनता उम्मीद है बहुत। अब तो कल देखेंगे। हेमंत सरकार कल अपना बजट पेश करने जा रही है। इस बजट से राजधानी वासियों को भी खासी उम्मीदें हैं। न्यूज 18 से बातचीत में लोगों ने बताया कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में राज्य सरकार को वैट में कमी कर कीमतों को नियंत्रण में रखना चाहिए। लोगों से बात की न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। 3 मार्च को हेमंत सरकार अपना आगामी वित्तीय वर्ष का बजट ला रही है। बजट से झारखंड वासियों को कितनी उम्मीदें हैं, हम उनसे बात करेंगे कि कल जो बजट आ रहा है सर, उस बजट से आप लोगों ने कितनी उम्मीदें रखी हैं? बहुत ज़्यादा उम्मीद तो नहीं है। महंगाई जिस तरह से बढ़ रहा है और विश्व की परिस्थितियां जो है उसमें तो बहुत ही मुश्किल है कि सरकार कुछ भी करेगी इसमें। आप क्या राहत चाहते हैं? राहत तो हर आदमी चाह रहा है आज के समय में, लेकिन वो मिल नहीं रहा है। मैं एक गृहिणी हूँ घर की, इसलिए मैं चाहती हूँ कि कम से कम वैट लगाया जाए ताकि सब क्लास के लोग हैं, मिडिल क्लास के, हाई क्लास के, लो क्लास के लोग वैट में कमी की मांग कर रही हैं ताकि रेट कम हो, कुछ कम हो, ताकि सबका घर बढ़िया से चले। हम लोग यही चाहते हैं कि बजट में उनके लिए कुछ हो। जाहिर है कि पेट्रोल में लोग मांग कर रहे हैं कि वैट में कमी की जाए ताकि जैसे ही पेट्रोल पदार्थों में दाम जैसे ही कम होगा तो जाहिर है कि और चीजों में इसका असर भी दिखेगा। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। हेमंत सरकार के कल आने वाले बजट पर झारखंड चैंबर ने कहा कि राज्य सरकार को सिंगल विंडो सिस्टम जल्द से जल्द लागू करना चाहिए। राज्य सरकार को अपने इस नए बजट में तमाम पुरानी घोषणाओं को पूरा करने पर जोर देना चाहिए। व्यवसाय के लिए सरकार कम से कम पहले जो अपने किए गए वादे हैं उनको, जो लास्ट बजट में या उससे पहले बजट में कुछ सरकार ने अनाउंस की थी चीज़ें, उनका भी क्रियान्वयन चूंकि कोविड के चलते नहीं हो पाया है। हम चाहते हैं कि उसको सरकार ध्यान दे और उसको सिस्टम पे लाने के लिए उस पर आगे बढ़ाए चीज़ों को। उदाहरण स्वरूप मैं आपको बताता हूं कि सरकार ने कहा था कि सिंगल विंडो सिस्टम को प्रभावी बनाया जाएगा, इफेक्टिव बनाया जाएगा और उस पर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए। तो आज तक पूरे झारखंड में सिंगल विंडो सिस्टम प्रभावी तरीके से नहीं चलता है।
हेमंत सरकार 3 मार्च को वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट पेश करने जा रही है। ऐसे में बजट के ठीक एक दिन पहले झारखंड खुदरा शराब विक्रेता संघ की ओर से राज्य सरकार को रेवेन्यू लक्ष्य निर्धारण को लेकर ऑफर दिया गया है। संघ की ओर से कहा गया है कि राज्य सरकार अपने बजट में शराब को लेकर जो भी राजस्व का लक्ष्य निर्धारित करेगी, स्थानीय कारोबारी उस टारगेट को पूरा करने में पूरी तरह सक्षम है। सरकार को अपने कारोबारियों पर भरोसा रखना चाहिए। कि हम जो यहाँ लोकल कारोबारी हैं, सालों से हम लोग रेवेन्यू सरकार को देते हुए आ रहे हैं, और इस बार भी जो सरकार एक लक्ष्य अपना निर्धारित करेगी, हम लोग में क्या कमी है जो हम लोग नहीं दे पाएंगे? हम लोग खुद दे पाएंगे। हम लोग को क्यों नहीं दिया जा रहा है, ये एक सवाल उठ रही है। हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि झारखंड वासियों को क्यों नहीं दिया जा रहा है। हमको सरकार ये दे, हम लोग ये लक्ष्य जो निर्धारित करेगी वो हम लोग पूरा करेंगे। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने साहिबगंज के तालझारी में देबू तुरी की पुलिस की कस्टडी में पिटाई के बाद मौत मामले में सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने पुलिस की बर्बरता पर सवाल उठाते हुए घटना को हत्या बताया है। पूर्व सीएम ने कहा कि पुलिस देबू तुरी को बाइक चोरी के एक मामले में पूछताछ करने के लिए अपने साथ लेकर गई और पूछताछ के नाम पर पिटाई करती रही। अमानवीय तरीके से पिटाई के बाद उसने दम तोड़ दिया। बाबूलाल मरांडी ने दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ 302 के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की है। 24 तारीख को एक देबू तुरी एक दलित नौजवान थे जिनकी पुलिस कस्टडी में उनकी हत्या कर दी गई। तो ये बिल्कुल जिसको कह सकते हैं अमानवीय तरीके से उनके ऊपर अत्याचार और जुल्म। और उसके बाद 22 तारीख को दूसरी जो एक लड़का जॉन हेमब्रॉम करके वहीं बगल के हरिम कॉल के लड़का है, उनको तालझारी रेलवे स्टेशन से 8:30 बजे जो अपने रिलेशन के लोग ट्रेन से आने वाले थे उन लोगों को रिसीव करने के लिए गए थे, उस जॉन हेमब्रॉम को भी वहाँ से पकड़ करके थाना में लाया और उनको भी उसी प्रकार से बेरहमी से जिसको कहते हैं पिटाई। भी आज तक उस थाने की पुलिस को तो कायदे से गिरफ्तारी कर लेनी चाहिए था, उन लोगों के ऊपर 302 के तहत मुकदमा भी करनी चाहिए। शिवरात्रि के दिन बाबा मंदिर देवघर में विधायक अंबा प्रसाद के साथ हुए दुर्व्यवहार मामला विधानसभा तक पहुंच गया है। एक तरफ जहां विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया गया, वहीं दूसरी तरफ संज्ञान में लेते हुए देवघर डीसी ने एक कमेटी का गठन कर दिया और 48 घंटे के अंदर रिपोर्ट देने की बात कही। वहीं अब पंडा धर्म रक्षणी सभा ने प्रबंधक रमेश परिहस्त को बर्खास्त करने की मांग की है। सभा के एक प्रेस वार्ता का आयोजन करते हुए कहा कि प्रबंधक के द्वारा मनमाना रवैया अपनाया जा रहा है। प्रशासन के इशारे पर अपने गुर्गों को रखकर मंदिर में दादागिरी की जा रही है और अवैध वसूली की जा रही है। का मेला जब लगता है वो कैसे चलेगा, वो आप लोग की जगह छोड़ते हैं। झारखंड सरकार, माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार विधानसभा चल रहा है, हम वैसे तमाम विधायकों को आपके माध्यम से धन्यवाद देते हैं और आभारी है। पट्टा समाज उनके लिए आशीर्वाद प्रदान करेगा। हम लोगों ने कल से आज तक सवेरे तक में कुछ विधायकों से संपर्क कर पाया और देखा कि विधानसभा में मैटर उठा भी है। खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।